हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग ने स्टार्ट किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बेसिक चीजें देख ली, टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिया, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब हम लोग ने देख लिया। नाउ इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 या 3 टॉपिक है आज का जो मेरे को बेसिक बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर कैसे क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तीसरी चीज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मान लिया जाए पहले सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखो, वेक्टर में 2 चीज होती है। क्या क्या मैंने बताया था आपको, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अगर मान लो कोई वेक्टर है, मान लो ये कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, कितने से 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार है 15 मीटर पर सेकेंड से यहां पे जा रही है। स्टेटमेंट बताऊंगा, ध्यान देना सब लोग, लिख के रखना है सबको। एक कार है 15 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं क्या करूं, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करूं, पैरेलल शिफ्ट कर दूं, दैट मींस ये ऐसे लेके जाके यहां पे कर दूं, तो बताओ अभी भी इसका वैल्यू कितना है। वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है वही, तो क्या वेक्टर चेंज हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सही बात है, वेक्टर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्यों? वेक्टर में 2 चीजें देखो, क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पहले कितना था 15, अभी भी कितना है 15 ही है। डायरेक्शन, डायरेक्शन पहले ये था, अभी भी क्या है वही है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर में वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वेक्टर को अगर मैं रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट कर देता, अगर मैं इस कार की वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में कर देता या फिर ऐसे कर देता, तो क्या चेंज होता? आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर डू नॉट चेंज बाय पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करने से किसी भी वेक्टर को अगर डिस्प्लेस कर दूंगा पैरेलली, तो उसका डायरेक्शन ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसका मतलब वेक्टर ऐसे का ऐसे रहने वाला है। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे अगर मैं सपोज कर दूं मुझे 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर में मैंने 2 चीज बताई थी बेटा। ये अगर आपका एक वेक्टर है तो वेक्टर में इस चीज का नाम क्या होता था, इसको बोलते थे हम लोग हेड और इसको हम लोग बोलते थे टेल। ठीक है, मान लिया जाए ये कोई 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, मान लिया जाए मैं 2 वेक्टर अलग अलग लेता हूं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। मान लिया ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लो। तो मैंने इस वेक्टर को उठाया, बी वेक्टर को यहां पे ले लिया, ए वेक्टर को उठाया, ए वेक्टर को मैंने यहां ले लिया। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स? सो दिस इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर्स के बीच का आपका एंगल है, ये 2 वेक्टर्स के बीच का आपका एंगल है। ओके, तो एक्चुअली मैं कैसे याद रखूं सर? अब तो क्वेश्चन तो इतना इजी होंगे नहीं, क्वेश्चन तो घुमा फिरा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखो, एक की पॉइंट बता रहा हूं, हेड से हेड मिला और टेल से टेल को ज्वाइन करो। हेड से हेड को मिलाएंगे और टेल से टेल को मिलाएंगे, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो तुम लोग का वेक्टर का एंगल होगा। की पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन कंसीडर इट एज की पॉइंट। हेड से हेड को मिलाओ और टेल से टेल को मिलाओ, तो जो 2 पॉइंट्स के बीच का, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा वही एंगल होगा। देखो यहाँ पे ये वाला वेक्टर, दिस इज योर टेल, दिस इज योर हेड, दिस इज योर टेल, दिस इज योर हेड। मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, क्या दोनों के टेल से टेल मिले हुए हैं? आंसर इज यस। तो दिस इज योर एंगल ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर है सब लोगों को? ओके, आगे देखता हूं मैं। अगर मैं यही चीज में आगे बढ़ जाऊं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे ताकि और क्लियरिटी समझ में आए।
मान लिया जाए क्वेश्चन, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एंगल है 30 डिग्री, तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। क्वेश्चन, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दिस इज एंगल 120 डिग्री, तो बताओ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार कितना है। मान लिया कि ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, ये एंगल है मान लिया 30, ये एंगल है मान लिया 90 डिग्री, ये एंगल है मान लिया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो बताना है मुझे कि ये वेक्टर है ए बार, दिस इज योर बी बार, दिस इज योर सी बार एंड दिस इज योर डी बार। सो स्टार्ट करते हैं ये तीनों क्वेश्चन में, ताकि आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा फाइंड आउट करो। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, सिंपल है बेटा, मैंने क्या बोला, कांसेप्ट क्या है, हेड से हेड को मिला और टेल से टेल को मिला, एच से एच को और टी से टी को, तेरा काम बन जाएगा। चला जा फटाफट, ये ले लिया मैंने इसको ऐसे। क्या वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्या वेक्टर को आगे डिस्प्लेस करने से कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। इसको एक काम करो, आगे डिस्प्लेस कर दो। क्या अभी भी ये ए वेक्टर ही है? आंसर इज यस। हाँ या ना? पहले तो मैंने यहां कंसीडर किया था, ओके। क्या ये ए है? इसी को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? आंसर इज नो। क्यों नहीं फर्क पड़ा भाई? क्योंकि वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है? आंसर इज नो। क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है? आंसर इज नो। तो क्या वेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। तो वेक्टर सेम है। तो ये हो गया तुम लोग का ए बार, ये हो गया तुम लोग का बी बार। यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है सर, आपका टेल से टेल मिला हुआ है, ये 30 डिग्री है। अगर मैं ये टोटल एंगल देखूं, ये टोटल एंगल देखूं तो ये कितना है आपका 180 डिग्री है। 180 में से आप अगर 30 माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग एंगल बचेगा 150, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अरे बड़ा इजी सवाल था यार, है ना? चलो आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ। देखो यहाँ पे कौन किससे मिला हुआ है, एक का टेल दूसरे के हेड से मिला हुआ है, मतलब काम नहीं बन रहा है। काम बनाने का रूल क्या है? हेड से हेड मिलाओ और टेल से टेल मिलाओ। हेड से हेड मिलाना है। चलिए आइए, क्या वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं? ये ऐसा है और ये ऐसा है। किसको डिस्प्लेस करोगे आप? चाहे इसको नीचे ले लो, चाहे इसको आगे ले लो, बात तो एक ही है। कान यहाँ से पकड़ो, चाहे घुमा के यहाँ से पकड़ो। चलो एक काम करो, इसको आगे डिस्प्लेस कर दो। दिस इज योर बी बार, दिस इज योर ए बार। आगे डिस्प्लेस किया, ये आ गया आपका। अगर ये बी बार, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया तो इसको गायब कर देता हूँ, मान लेता हूँ ये बी बार है। अगर ये 120 है, ये टोटल कितना है 180। 180 में से 120 माइनस किया तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। चलो एंगल बिटवीन ए बी निकालो, इसमें निकालो एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए, ये ए है आपका और ये आपका बी है। एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है बेटा आपका 30 डिग्री। ठीक है, बी एंड सी के बीच का एंगल बताओ। बी एंड सी के बीच का एंगल बताओ। बी इधर है, सी इधर है। क्या दोनों के टेल से टेल मिले हुए हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, बी और सी के बीच का एंगल बताओ। ये बी है और ये सी है। क्या दोनों के टेल से टेल मिले हुए हैं? आंसर इज यस। तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 90 डिग्री। ओके, सी एंड डी के बीच का एंगल बताओ। सी एंड डी के बीच का एंगल बताओ। ये आपका सी है, ये आपका डी है। क्या दोनों के हेड से हेड मिले हुए हैं? तो सवाल का आंसर आया नहीं। नहीं सर, एक का हेड है, दूसरे का टेल है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये टोटल कितना है 180, उसपे से ये 30, ये 90, कितना हुआ 120। तो रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पैरेलल शिफ्ट करूंगा। देखो ये आपका सी वेक्टर है और ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका डी वेक्टर हो गया। अरे हाँ या ना भाई, जरा डायग्राम में देखो ध्यान से। ये आपका सी वेक्टर है 60 डिग्री पे, हाँ या ना? और यही इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ये आपका डी वेक्टर हो गया। ओके, अब देखो ये मेरा 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच में अभी भी एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये 30 डिग्री पे है। अगर ये 30 ये 30 तो पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ये इसी लाइन पे जाने वाली है। लाइन दोनों कोइंसाइड हो जाएगी, तो अभी भी दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री ही होगा। तो सिंपल आपका कंसेप्ट मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है आपको, तो क्या करना होगा आपको, हेड से हेड मिलाओ और टेल से टेल मिलाओ, अपना काम खत्म। Okay, so the next topic of today's lecture
इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन पोजीशन पोजीशन। क्या मेरी पोजीशन मुझे हमेशा पता होगी? यस, बिल्कुल होगी। आइए समझते पोजीशन वेक्टर होता क्या है। POSITION, पोजीशन वेक्टर। चलो पोजीशन वेक्टर समझते क्या होता है। बहुत इजी है बेटा, ध्यान से समझना। देखो दुनिया में किसी भी पॉइंट को देखने के लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 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 माइनस। ठीक है, बताओ ये जो मैं ले रहा हूँ, ये 1 ले रहा हूँ, ये 2 ले रहा हूँ, ये 3 ले रहा हूँ, ये 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, 1 2 3 4, ये सब कहाँ से ले रहा हूँ? किसको रेफरेंस मान रहा हूँ? बहुत सही बात, इसको रेफरेंस मान रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। तो ऐसे ही होता है कि अगर दुनिया में किसी भी पॉइंट को मुझे देखना है तो कहीं तो एक जगह बैठ के देखना पड़ेगा, कहीं तो किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा, एंड दैट रेफरेंस इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। आप दुनिया में किसी भी पॉइंट को देखना चाहते हो, चाहे अगर आप दुनिया को अगर समझते हो तो मैं ये सपोज करता हूं कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, तो सन को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? रेफरेंस मान ले रहे हैं। बट फिलहाल मैं हूं अर्थ पे, तो मैं अर्थ को रेफरेंस मान लेता हूं, अर्थ से बैठ के सब चीजों को देखता हूं। ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। चलो मैं इस छोटे से क्लासरूम की बात करता हूं, आपके घर की बात करता हूं कि आप घर में कैसे अपने आप को रेफरेंस मानोगे। मान लिया जाए कि ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मानता हूं, तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मैं पूछूं आपको, बताओ बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो आपने क्या बोला? सर 0,0। ठीक है, मैं यहां से चलना चालू किया। दिस इज प्रशांत तिवारी मूविंग फ्रॉम हियर। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, बेटा यहां पहुंच गया मैं। तो मैंने बोला बताओ बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सब लोग ने बोला सर 3,0। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? यहां से चल के ऊपर जाना चालू किया, 1 2 3 4, यहां पहुंच गया। तो मैंने यहां पहुंचने में पूछा बताओ रेफरेंस मेरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो सब लोग ने बोला x पे 3 है और y पे 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं इसको कहां से देख रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देख रहा हूं तो ऐसे देखूंगा, ना कि मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे देख के फिर ऐसे नहीं देखूंगा, सीधा देखूंगा डायरेक्टली, राइट? तो सपोज दिस इज माय ओरिजिनल पॉइंट, दिस इज माय ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज ओरिजिन। सपोज देखो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पोजीशन का, किसी भी पोजीशन को आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चीज है ये। देखो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। सपोज दिस इज ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। सपोज यहां से मूव करके मैं यहां पहुंच गया, तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे? ये r डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपने बोल दिया x1, y1। ठीक है, अच्छा यहां से पहुंच के मैं यहां पहुंच गया, मैं बोलूंगा बेटा इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो x2, y2। if the position, if the coordinates of any point is considered या फिर is represented in vector form, then that is called as position vector। अगर दुनिया में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को, कोऑर्डिनेट को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं तो उसको मैं वो क्या बोलता हूं? पोजीशन वेक्टर। आइए समझते कैसे। जैसे सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिन, ये क्या है मेरा ओरिजिन है ना। अब ओरिजिन पे मैं स्टैंड हूं, तो मेरा कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज 0,0, इट इज 0,0। ओके, नाउ आई एम मूविंग 1 2 3, 3 स्टेप मूव किया। कौन से एक्सिस पे? x एक्सिस पे। 3 स्टेप अलोंग x एक्सिस, तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना? 3, लेकिन मेरा डायरेक्शन अभी तक मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ मुझे ये मालूम है कि आई एम मूविंग अलोंग द x एक्सिस। फाइन, अब मैं यहां से टर्न मारा, आपकी तरफ मूव करके आ रहा हूं, 1 2 3, 3 स्टेप चल के आपकी तरफ पहुंचा। तब 3 स्टेप चल के जब मैं आपकी तरफ पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मैंने ये 3 स्टेप इधर चला, 1 2 3, फिर 3 स्टेप 1 2 3, दैट मींस ये यहां से मैं कुछ ऐसे देख रहा हूं आपको। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो आपको क्या बोलोगे? 3,0,0। मैं इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? 3,0। अब इसके बाद क्या किया मैं? अब ये 1 2 3, मैं ऐसे कुछ देखूंगा अपने आप को,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 3, 3। तो यहां पे वही चीज दिखाई दे रही बेटा आपको। अगर मैं यहां पे स्टैंड हूं तो आई कैन गिव माय लोकेशन का जो भी कोऑर्डिनेट है, तो मेरा लोकेशन का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। तो एट ओरिजिन व्हाट विल बी योर वेक्टर, दैट विल बी 0 i कैप प्लस 0 j कैप, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है i कैप j कैप क्या है, वेट आज का लेक्चर उसी के लिए है, i कैप एंड j कैप। अच्छा तो मैं पहुंचा कहां पे, पॉइंट ए पे। मैंने पूछा बताओ बेटा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने बोला x1 और कौन सा है y1, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ प्लस i कैप और j कैप। ओके बहुत सही। मैंने पूछा b के बारे में बताओ, तो आपने क्या बोला x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अरे हाँ या ना भाई, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो इससे आपको मालूम क्या पड़ रहा है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट को देख के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसके कोऑर्डिनेट को निकालूं और उस कोऑर्डिनेट को वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर पोजीशन वेक्टर। चलो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा कोऑर्डिनेट क्या है सर 0, 0, 0 है ना, 0, 0, 0। ये तो 2 एक्सिस की बात कर रहा हूं, मैं 3D में भी बताऊंगा आपको। 0, 0, 0 यस और नो, 0, 0, 0। तो अगर मैं पूछूं बताओ इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर को इसको मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो आप क्या लिखोगे 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ओके 1 2 3 3 स्टेप मूव किया। अब मैं यहां का पूछूंगा बताओ यहां का मेरा लोकेशन क्या है, तो आपने बोला विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ये 3 स्टेप x एक्सिस पे है, तो 3, 0, 0 3 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। मैं मूव किया कौन से एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे। नाउ 1 2 3 3 स्टेप मूव किया तो वहां 3 यहां 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 3, 0। तो मैंने क्या बोला 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप। अब यहां से 1 2 3 तो 3 3 फिर 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है देखो ये चला 3 ये चला 3 ऊपर आया 3। ये मैं छोटा सा पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये मैं हूं, ये ओरिजिन पे खड़ा हूं, ये चला 3 ये चला 3 और ये चला 3 3 3 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको 3, 3, 3। तो ये आपका अगर मैं पूछूं पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, तो आप क्या बोलोगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इज इट क्लियर यस और नो। एक बार वापस से अगर मान लो चलो मैं यहां पे 0, 0, 0 1 2 3। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या, तो आपने क्या बोला 3, 0, 3, 0, 0। मैं मूव करता हूं आपकी तरफ 1 2 3। आप इसका कोऑर्डिनेट क्या बताओगे 3, 3, 0। अब देखो अब मैं यहां से ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं यहां से नीचे जा रहा हूं, दैट मींस आई एम मूविंग अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। 1 2 3 3 स्टेप नीचे गया। तो अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मैं इसको कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा। ये देखिए ये और ये, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन कैसे रखिएगा ऐसे। इसे क्लियर। तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे 3, 3, -3। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर पूछूंगा तो 3, 3 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 3 k कैप। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर बेटा। तो इसका मतलब सिंपल आपको मैंने एक चीज बताया, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा तो आपके लिए उस कोऑर्डिनेट को देख के उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल क्या करेंगे i j k के साथ उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा। i क्या है, j क्या है, k क्या है, ये मेरा टॉपिक है, बट आगे थोड़ा सा आप वेट करिए, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। आइए अब समझते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कंसेप्ट वाइज समझना है, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लेते ये आप चले यहां से 3 3, ठीक है। आपका डिस्टेंस कितना है बेटा 3 + 3 इट इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो वो कितना है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो पाइथागोरस बन रहा है, मतलब ये 3√3 होगा, 3√2 सॉरी √a² + b², बराबर है। ओके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे आपको समझाना है। अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या हर एक का कोऑर्डिनेट लिख लिया,
क्या आप हर एक कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो? इसको भी वेक्टर में लिख दिया, इसको भी वेक्टर में लिख दिया, इसको भी वेक्टर में लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये तो मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए मान लेता हूं मैं, अब मैं चला 5, ये चला 5, तो बताओ बेटा ये क्या होगा आपका 5√2। यहां पे बताओ √a² + b², इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। कैन आई राइट 0 i cap + 0 j cap? व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट 5, 0? आई कैन राइट 5 i cap + 5 j cap। यहां पे अगर मैं आपसे पूछ दूं 5, 5, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछ दूं तो आप क्या लिखोगे 5 i cap + 5 j cap, सॉरी 0 के 5 j cap। अब समझिए, मान लीजिए मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं 1 2 3, मुड़ा आपकी तरफ आ रहा हूं 1 2 3, यहां से 1 2 3, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा इसको? ऐसे। अच्छा दूसरी बात चाहता हूं, ये याद रखना आपने, ये एक वेक्टर देखा है आपने। दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब उसको कैसे लिखूंगा? ऐसे। पहला वेक्टर कैसा था? ऐसा। दूसरा वेक्टर कैसा है? ऐसा। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट दिखिए, तो वो आपको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? सिंपली यहां पे अगर मैं देखने जाऊं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, सपोज मान लिया r1 क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या ये कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्प्लेसमेंट पे है? आंसर इज यस। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या ये पॉइंट कुछ डिस्प्लेसमेंट पे है? आंसर इज यस। क्या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है? मान लिया r2 बार है, तो इन दोनों के बीच का भी डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। देखो कैसे निकालते हैं। क्या मैंने a बार निकाल लिया है, a बार निकाल लिया है। अगर मैं 3 कोऑर्डिनेट्स में लिखूं yj कैप प्लस xy z1 k कैप, b बार निकाल लूं x2y कैप प्लस y2j कैप प्लस z2 k कैप। ये सर नो ठीक है। अगर मैं पूछूं बताओ a जो पॉइंट है किसके रिस्पेक्ट में आप लोग देख रहे हो? ओरिजिन के, तो मैं इसको बोलूंगा a o बार, सॉरी o a बार, o a बार। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। सो व्हाट विल बी योर फाइनल वेक्टर? फाइनल वेक्टर इज a बार, तो आई कैन राइट a बार माइनस o बार। a बार कितना है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप विद माइनस किसके साथ? 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। यस और नो? और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट करने के बाद क्या है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दिस इज योर o a बार। सिमिलरली अगर o b बार निकालो बेटा तो आपका क्या आ जाएगा h2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके। सिमिलरली अगर मैं आपको निकालने जाऊं a b बार क्या आएगा, तो a b बार क्या बोलूंगा बेटा? फाइनल वेक्टर दैट इज b बार माइनस a बार। चलो b बार का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप विद नेगेटिव साइन ऑफ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। So if I will subtract, what I will get? x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. So this is your displacement vector. अच्छा, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो लेक्चर वापस से देखिए, और अब मैं कराता हूँ इस पे 1-2 न्यूमेरिकल ताकि आप लोगों को चीजें क्लियरिटी समझ में आए। ओके, आइए मान लिया जाए आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 2, 3, 1, ठीक है। दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ A, 3, 1, 2, दिस इज कोऑर्डिनेट B। फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड आल्सो फाइंड, अच्छा ये A जो है दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। जो A है बेटा वो किसके रिस्पेक्ट में आपने देखा रहेगा? अगर A पे चल के बताओ, मान लो ये आपका ओरिजिन है, तो x पे 2, y पे 3 और z पे 1, तो ये पॉइंट ऐसा होगा। x पे 2,
y पे 3 और z पे इस पॉइंट से आप ऊपर आ रहे हो, तो ये पॉइंट ऐसा होगा कुछ, राइट है। अच्छा, ये वाला x पे 3, y पे 1 और z पे -2, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा लिखोगे आप। एक आपको ऐसा दिख रहा है और एक आपको ऐसा दिख रहा है, क्लियर। तो इन दोनों को सबसे पहले आपको बताना है कि किसके रिस्पेक्ट में देखा आपने, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा चलिए इसको हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार क्या लिखेंगे हम लोग, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, क्लियर है। i j k क्या है, एक यूनिट वेक्टर क्या है हम लोग का आज का वो भी टॉपिक है, बट एक सेकंड रुक जाइए। b बार क्या है हम लोग का 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, दिस इज योर a बार एंड b बार, क्लियर है। ओके, अब निकालना है हम लोग को दोनों को, हम लोग को यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बार। ए बी बार क्या होता है बेटा, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 2k कैप माइनस k कैप। देखो 3 माइनस 2 i कैप माइनस 2j कैप माइनस कर दो माइनस 3k कैप, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब देखिए यहां पे, अब मुझे इसमें निकालना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके देखिए यहां पे बहुत एकदम 3D वाली चीजें ये आपको समझ में आनी चाहिए क्लियरिटी से। आप x पे कितना चल रहे हो 2, y पे कितना चल रहे हो 3, तो बताओ ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 13। आप x पे चले y पे चले तो आपको ये चीज मिल गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी है, ये है आपके पास, ये है आपके पास, और आपको निकालना ये है। तो एक और पाइथागोरस, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। ये रहा आपका कितना 2, ये रहा आपका कितना 3, x एक्सिस पे आप कितना चले 2 और y एक्सिस पे कितना चले 3। मान लेते हैं इसको ax और इसको मान लेते हैं ay, ठीक है। तो बताओ ये कैसे मिलेगा, तो योर a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, यही है ना आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, इन दोनों को हटा के मैं मुझे ये मिल गया, इन दोनों वेक्टर्स को हटा के मुझे ये मिल गया। अब इसको मैंने हटा दिया, ये मेरे पास है, उसके साथ एक वेक्टर और है ये वाला, क्लियर। ये ऐसा है कुछ, एक ये था एक ये था, देखिए एक ये था और एक ये था, उन दोनों को हटा के ये मिला, उसके साथ है हम लोग के पास ये, अब इसके साथ ये वाला वेक्टर, अब ये आपको निकालना है रिजल्ट। ये ax ay उससे मिला अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इन दोनों को हटाएं, इसको और इसको यूज करके क्या मैं ये निकाल सकता हूं, आंसर इज यस। तो मान लिया जाए इसके आगे की तरफ जो होगा वो होगा az, तो जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा ये टू वेक्टर्स पे टू प्लेन में है, लेकिन अगर मैं स्पेस पे देखूंगा 3D में देखूंगा तो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसका स्क्वायर कर दो, वैल्यूज आपको मिल जाएगी। जैसे इसका आपको निकालना है मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड सिंपल है बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1 9 प्लस 1 10 अंडर रूट ऑफ 14। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ b बार कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4 कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 14। इसका निकालिए ab बार का मैग्नीट्यूड, क्या करोगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 सर रूट 14। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज बताई कि किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे आप पोजीशन वेक्टर में लिखोगे, और दूसरी चीज किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे आप निकालोगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैं 5 से 6 न्यूमेरिकल्स भी लूंगा आपके लिए।
4 से 5 एटलीस्ट न्यूमेरिकल में ट्राई करूंगा कि आपको क्लास में ही डिस्कस कराऊं। ठीक है, तो टॉपिक है हम लोग का यूनिट वेक्टर। वेक्टर में बेटा दो चीजें हैं, एक तो है आपका मैग्नीट्यूड और एक है आपका डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर पढ़ना क्यों जरूरी है? पहले मैंने आपको यूनिट वेक्टर ही बताना चाहिए था, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया, पोजीशन वेक्टर बताया। जरूरी है बेटा, क्योंकि सबका सीक्वेंस, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबके सीक्वेंस अलग होते हैं। मेरा सीक्वेंस ये है, मेरा फॉर्मेट ये है, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी कन्वीनियंट हो सकता है समझना। आइए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए मैं कोई एक बंदा हूं और मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। अब मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, मैं चलते जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं चलते जा रहा हूं। मुझे सिर्फ ये मालूम है, मैं मेरे स्टेप काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। आई हैव ओनली वैल्यूज, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। मेरे को सिर्फ मेरा क्या मालूम है? मैग्नीट्यूड मालूम है। लेकिन मेरे साथ जो बच्चा है ना, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है और उसको उसका डायरेक्शन मालूम है। वापस से मैंने क्या बोला कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जा रहा हूं। देखो किसी भी पॉइंट पे मैं पहुंचा, रुक गया और वहां पे किसी ने आके पूछा बताओ मैग्नीट्यूड कितना, तो मैंने बोला 25। पूछा डायरेक्शन, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड मालूम था। तो मैंने क्या किया, अच्छा रुक जाओ, मेरे साथ एक बच्चा भी चल रहा था और उसका डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन क्या था? सेम था। तो इफ आई एम अ वेक्टर, आई नीड टू थिंग्स। One, it's my magnitude, and other one, it's my direction. तो my magnitude is what? वो तो मुझे पता है। तो how to represent magnitude मैंने आप लोगों को बताया। This is my magnitude. तो how to represent my direction? तो I will ask that child, बेटा तेरा डायरेक्शन क्या है? उसने बोला इस डायरेक्शन में। तो मैंने क्या कर दिया, उसका डायरेक्शन पूछा। अरे भाई प्रसाद है तो प्रसाद का छोटा बेटा भी रहेगा ना, that is a cap, unit vector। अरे मैं और मेरे साथ मेरा बच्चा चल रहा है, तो मेरा डायरेक्शन, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया जो कि मुझे पता था, लेकिन मेरा डायरेक्शन मुझे नहीं पता था। मैंने अपने बच्चे से पूछ लिया, बेटा बता कहाँ जा रहा हूँ मैं? तो उसने बोला सर ये आपका डायरेक्शन है, बराबर। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए कैप, दिस इज नथिंग बट व्हाट? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा? द वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आई हैव टू थिंग्स, वन इज माय मैग्नीट्यूड एंड अदर इज वन माय डायरेक्शन। अगर मैं अपने मैग्नीट्यूड से अपने आप को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा? ओनली एंड ओनली। अगर मैं अपने मैग्नीट्यूड से अपने आप को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना? इक्वल टू 1 यूनिटी। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1। यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन। आई जे क्या है देखो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। आई एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो। हाँ, आपको क्या पता है? सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड पता है, आपको आपका डायरेक्शन नहीं पता है ना? तो आप मूव करते जा रहे हो। तो याद रखो जो मैंने आई कैप यूज किया था, इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आपके एक्स एक्सिस के आप चले 10 कदम, एकदम बेसिक तरीके से बताता हूं, ध्यान से सुनियो। मैं बताऊं, मैं चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कदम मैं चल गया। वेट, मैं 10 स्टेप्स चल गया। 10 स्टेप इन विच डायरेक्शन? 10 स्टेप अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो 10 स्टेप मैं एक्स एक्सिस पे चल गया, तो मुझे सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड पता था, मुझे मेरा डायरेक्शन नहीं पता था। तो मैंने क्या बोला कि मैं अपने मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप जोड़ देता हूं, तो सबको मालूम पड़ेगा कि मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं। तो सिंपल याद रखना, अगर किसी नंबर के साथ आई कैप लिखा हुआ है मतलब वो एक्स एक्सिस पे है। अगर किसी नंबर के साथ जे कैप लिखा हुआ है मतलब वो वाई एक्सिस पे है। अगर किसी नंबर के साथ के कैप लिखा हुआ है मतलब वो जेड एक्सिस पे है। अगर किसी नंबर के साथ माइनस आई कैप लिखा हुआ है मतलब वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। अगर किसी नंबर के साथ माइनस जे कैप लिखा हुआ है मतलब वो निगेटिव वाई एक्सिस पे है। अगर किसी नंबर के साथ निगेटिव जेड लिखा हुआ है मतलब वो निगेटिव जेड एक्सिस पे। सो दिस इज योर मीनिंग ऑफ आई, जे एंड के। नाउ आई एम मूविंग 1 2 3 4, 4 स्टेप कौन से एक्सिस पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो व्हाट यू विल राइट इन वेक्टर फॉर्म? 4i कैप।
अच्छा मैंने बोल दिया 10 यहाँ से 10 चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो क्या लिखोगे 10 जे कैप, ऊपर चला 5 के कैप। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा है आई जे के, और जब मैं यूज कर रहा हूँ तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है, आई मतलब क्या आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, जे मतलब क्या आप वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हो, जेड मतलब क्या आप के मतलब क्या आप जेड एक्सिस पे मूव कर रहे हो। तो व्हाट इज I cap? It's a vector along x-axis upon its magnitude. What is j cap? Vector along y-axis upon its magnitude. What is k? Vector along z-axis upon its magnitude. So this is what all about I, j and k. I, j, k का फंडा। अब देखो मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूँ। A car is moving with speed of 2i cap plus 3j cap represent its direction in diagram। आपको समझने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं खाली। 2i cap plus 3j cap से कार मूव कर रही है, चलिए इसका डायग्राम बनाइए। आई ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, कार किधर जाती रहेगी ये आपको समझ में आना चाहिए। 2i cap मतलब किधर 1 2, ये 2 हो गया आपका, 3j कैप ये आपका 3 हो गया। तो क्या कार ऐसे जा रही है, तो आप लोगों ने क्या सोचा कि अगर 2i कैप 3j कैप दिया है मतलब 2 इधर 3 उधर, तो कार कैसे जाती रहेगी? कार ना ही यहां जा रही है ना ही यहां जा रही है, कार यूं जा रही है। Yes or no? So this is the speed of the car, direction of the car। मैं डायरेक्शन लेता हूं, इसको सपोज कर लो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि if I am moving I कैप माइनस 2j कैप, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? I कैप माइनस 2j कैप रिप्रेजेंट करो डायग्राम में। I कैप, I किधर, ये I हो गया, माइनस j किधर, आप नीचे जाओगे, तो इसका मतलब आप किधर मूव कर रहे हो? इधर मूव कर रहे हो। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 5i कैप प्लस 4j कैप, 5i कैप प्लस 4j कैप, तो 5 किधर देखोगे आप? x एक्सिस पे 5 देखोगे, प्लस 4j कैप किधर देखोगे? ऊपर देखोगे, तो मतलब बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये i j का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि किस डायरेक्शन को आपको कंसीडर करना है। अगर i j के तीनों दिया हुआ है तब आप कैसे सपोज करोगे? जैसे मैं बोलता हूं कि बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 5i कैप प्लस माइनस 2j 5k कैप, इजी लेता हूं थोड़ा, 5j कैप प्लस 5k कैप। चलो बताओ ये बॉडी पे फोर्स किधर लग रहे हैं, कहां है, इसका डायरेक्शन बताओ। देखो ये 5i कैप, ये 5j कैप, ये हो गया 5i कैप 5j कैप, ये 5k कैप। देखिए समझिए, ये कुछ ऐसे है 5i कैप 5j कैप 5k कैप। तो आपका फोर्स का डायरेक्शन बताइए, ये रहा आपका डायरेक्शन, ये हो गया, ये रहा आपका डायरेक्शन। देखिए ये रहा 5i कैप, ये रहा 5j कैप, और यहां से बाहर की तरफ मतलब ये रहा आपका डायरेक्शन। इज इट क्लियर नाउ? सो आपको जब i j k, जैसे मैं बोलता हूं 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग x एक्सिस, तो आप क्या बताओगे? सिर्फ 5 इस डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूंगा 5, 5i कैप 5j कैप, तो आप किधर बताओगे? ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब फोर्स ऐसा लगता रहेगा। अगर मैं बोलूंगा 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, तो आपका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। 5i कैप प्लस 5j कैप मतलब ऐसे डायरेक्शन है। 5i कैप माइनस 2j कैप, 5i कैप माइनस 2j कैप मतलब इस डायरेक्शन में। तो आपको चीजें क्लियर से समझ में आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर यूनिट वेक्टर। सो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑन यूनिट वेक्टर, ताकि आपको चीजें और भी क्लियरिटी समझ में आए। आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो कि डिपेंड करेगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं समझ में आया है। क्वेश्चन मान लिया जाए, मान लिया कोई वेक्टर है 1/√2i कैप प्लस 1/√2j कैप। इज इट अ यूनिट वेक्टर और नॉट? क्या यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, प्रूव करना है। हाँ ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो।
इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये इसका x कोऑर्डिनेट, ये इसका y कोऑर्डिनेट, तो अंडर रूट ऑफ, अच्छा एक काम करो, इसको जरा चल के दिखाओ, 1/√2 x एक्सिस पे, 1/√2 y एक्सिस पे, सो दिस विल बी योर वेक्टर फॉर्म। तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, आंसर विल बी 1/2 प्लस 1/2, आंसर कितना है 1, इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, आगे का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए क्वेश्चन ऐसा है कि a बार इज इक्वल टू, कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप, एंड b बार इज इक्वल टू 24i कैप प्लस 7j कैप। हाँ, अब क्या बोला, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इन पैरेलल टू a बार। फाइंड a vector which has same magnitude of a bar and direction of b bar। कोई ऐसा तीसरा वेक्टर निकालो क्या जिसका मैग्नीट्यूड a बार के जैसा हो, इक्वल टू a बार में हो और डायरेक्शन सेम एज b बार हो। मान लिया जाए, मान लो कि वेक्टर c है, तो c बार में क्या होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक उसका डायरेक्शन होना चाहिए। अगर मुझे कोई रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड a के जैसा हो और जिसका डायरेक्शन b के जैसा हो, तो सिंपल है, आ जाओ भाई मैग्नीट्यूड निकाल लेते c का। क्या मैग्नीट्यूड c का a के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, सवाल में बोल रहा है। हाँ, तो a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9, इट इज इक्वल टू 25। क्या बात है ना, 25 का रूट होता है 5। ओके, अब निकालना है हम लोग को c का डायरेक्शन। c का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, c का डायरेक्शन मतलब जो b का डायरेक्शन है वही c का डायरेक्शन है। तो b का डायरेक्शन, b क्या है, इट्स अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। चलो, वेक्टर क्या है, 24i कैप प्लस 7j कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24i कैप प्लस 7j कैप, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। हाँ, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करूंगा 625 होगा। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। चलो, ये आपको मिल गया मैग्नीट्यूड, ये आपको मिल गया डायरेक्शन। आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड है 5 का और डायरेक्शन है 24i कैप प्लस 7j कैप डिवाइडेड बाय 25। ये इसने इसको मार दिया, आंसर आ गया 24i कैप प्लस 7j कैप डिवाइडेड बाय 5। देख समझा, देख इधर, वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, इसके जैसा सेम मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, a का मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन निकालना है आपको। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है आपका, डिवाइड बाय इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ये आपको दोनों चीजें मिल गई और उसको उठा के आपने इक्वेशन में रख दिया, आपका काम बन गया। ये सब अच्छा, आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये है, मान लिया एकदम सिंपल सवाल है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर। ए बात है, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, सिंपल, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। कर सकते हो, निकाल लो यार, क्या लिखा था सवाल है, प्लस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 16 और 25 से 26, आंसर खत्म। अरे हाँ या ना यार, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, मान लिया कोई वेक्टर है, क्वेश्चन है ऐसा, मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन, i माइनस 3j प्लस 5, 1 माइनस 3 5
1 माइनस 3 माइनस ए, 1 माइनस 3 5, 1 माइनस 3 माइनस ए, आई जे के। मान लिया जाए ये ए बार है, आई माइनस 3 जे माइनस ए के, ये बी बार है। फाइंड ए का वैल्यू कितना होगा इफ दे both these vectors are equal, दोनों वेक्टर्स इक्वल है ना। if both vectors are equal, एक तो ये करेंगे और फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ बी बार इज द यूनिट वेक्टर। बी बार क्या है हमारा है यूनिट वेक्टर है। ये दोनों सवाल हो सकते हैं, अच्छे सवाल है। अच्छा पहला देख लेते, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन देख लेते। अगर ए क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट दोनों क्या है इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब ये हो गया 5 k कैप इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस k कैप। अच्छा देखो यहां से दोनों इक्वल वेक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा 1 1 सेम है, -3 -3 सेम है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा दैट विल बी -5। सेकंड आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ b बार इज द यूनिट वेक्टर। अगर b बार अगर यूनिट वेक्टर है तो b बार का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू 1। यस और नो? ओके गड़बड़ हो जाएगी ना, वैल्यू कम होना चाहिए था। ठीक है ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ले दिस i माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है ये सेकेंड पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है कॉपी कर लीजिए अगर आपने कॉपी नहीं किया तो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। मान लिया जाए कोई वेक्टर ले लेता हूं मैं b बार दैट इज इक्वल टू 0.6 i कैप 4 j कैप प्लस 8 e कैप। फाइंड value of a if b bar is a unit vector। ठीक है ये क्वेश्चन करना है। अगर b बार यूनिट वेक्टर है तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका a का। तो b बार यूनिट वेक्टर दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ऑफ 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1। स्क्वायर कर देते हैं वो दोनों साइड 36 0.36 0.16 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा कैरी 1 0.52 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.52। a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.48 एंड a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.48। So this is what all about your unit vector। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग ने देखा है कैसे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालेंगे, हेड से हेड मिला के, टेल से टेल मिला के। उसके बाद हम लोग ने देखा कि सेकंड टॉपिक था जो हम लोग का दैट वाज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है उसके बाद हम लोग ने देखा यूनिट वेक्टर और कुछ एमसीक्यू किए यूनिट वेक्टर पे। होप आपका लेक्चर आज का लेक्चर आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर्स को मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लेक्चर्स को देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।